बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में मेंडल के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया था। उसकी समरी के तौर पे जस्ट हम ये कर लेते हैं। उसकी एग्जांपल थी कि ये टाल प्लांट होमोजाइगल थे, इसको ड्वार्फ के साथ कंबाइन किया गया था और इसकी स्पोर या गैमीट बने थे। यहाँ से F1 बनी थी। F1 सब के सब 100% टाल थे। फिर हमने इसका सेल्फ क्रॉस लिया T1 with T1। यहाँ से इसके दो किस्म के गैमीट्स बने थे और इसके बाद ये हमें रिजल्ट हासिल हुआ था। ये फर्स्ट लॉ की एक एग्जांपल थी। इसमें से 3 टाल थे और एक इसमें से शॉर्ट था या ड्वार्फ था। ये हमारे पास रिजल्ट हासिल हुआ था F2। इसी की दूसरी अगर हम एग्जांपल कंसिडर कर लें तो ये राउंड के बारे में थी और इसका जो रिजल्ट हमारे पास हासिल होगा वो 3/4 राउंड होगा और 1/4 रिंकल होगा। इसी की तीसरी एग्जांपल अगर हम यूं कंसिडर कर लें तो इसके अंदर भी 3/4 येलो होगा। ये सीड की बात होगी क्योंकि येलो सीड पॉड में रिसेसिव होता है, सीड में डोमिनेट है और 1/4 ये ग्रीन। इसी को हमने नाम दिया था मोनोहाइब्रिड। ये मोनोहाइब्रिड्स, ये तीनों केसेस जो हैं ये मोनोहाइब्रिड। अगर हम इसका प्रोडक्ट ले लें तो वो डाइहाइब्रिड बन जाएगा। इसी स्टेटमेंट को हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं या प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। और अगर देखा जाए तो यहां एक किस्म का सम लॉ लगा है, एक किस्म का सम लॉ है। तीनों को हमने सम किया, वो प्रोडक्ट रूल होगा। दैट वी सपोज यहां से अगर हम लेते हैं राउंड येलो तो ये डाइहाइब्रिड बन जाएगा। राउंड है 3/4, येलो है 3/4, तो ये 9/16 होगा। इधर से हमने राउंड लिया, इधर से येलो लिया। अगर मैं इधर से राउंड लूं, इधर से ग्रीन, राउंड और ग्रीन 3/4, 1/4, 3/16। अगर मैं ले लूं रिंकल और येलो 1/4, 3/4, 3/16। अगर मैं ले लूं रिंकल बाय ग्रीन 1/4, 1/4, 1/16। यही सेकेंड लॉ बन जाता है। दैट इज द सेकेंड मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी रेशियो 9:3:3:1। पर अगर हम अपने पास से अगर कंसिडर बनाना चाहें एक एग्जांपल जो बुक में डिस्कस नहीं होता कि टाल और ग्रीन की रेशियो क्या होगी। अगर पी प्लांट में टाल और ग्रीन को इकट्ठा किया जाए तो देखिए टाल की रेशियो बनेगी 3/4, ग्रीन की है 1/4, तो ये भी 3/16 होगी। तो हम कह सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड का जो प्रोडक्ट होगा वो डाइहाइब्रिड होगा। अगर मोनोहाइब्रिड इंडिपेंडेंट हो और किसी जगह इकट्ठे एग्जिस्ट ना करते हो तो वहां से हम प्रोडक्ट रूल के जरिए हम किसी अननोन डाइहाइब्रिड को मालूम कर सकते हैं। हमने कभी टाल और ग्रीन का क्रॉस इकट्ठे नहीं पढ़ा, लेकिन जहां हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं
कि अगर टॉल और ग्रीन इकट्ठे होंगे तो उसकी रेशियो ये होगी, उसको प्रोबेबिलिटी ये होगी उसकी, जो आगे F3 F2 के बाद जो टेस्ट क्रॉस के बाद अगर रिजल्ट आएगा वो 3:16 होगा। तो ये थी एक फर्स्ट लॉ की यूटिलाइजेशन जिससे हमने सेकंड लॉ डेवलप कर लिया। अब हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ डाइहाइब्रिड के बारे में होगा। इसी चीज को डाइहाइब्रिड मेंडल ने राउंड और येलो दो अलग ट्रेड इकट्ठे लिए। राउंड में था आर कैपिटल, येलो भी है वाई कैपिटल। इसको क्रॉस करवाए रिंकल और ग्रीन के साथ, आर स्मॉल वाई स्मॉल। अभी आप लोगों ने एक फार्मूला याद कर लेना है, 2⁻n, ये एक फार्मूला है। ये किसके बारे में है? टाइप्स ऑफ गैमेट्स। n क्या है? हेट्रोजाइगस। अब यहां देखें इसमें हेट्रोजाइगस 0 है, तो 2⁻0 = 1। यहां एक किस्म के गैमेट्स बनेंगे, सिंपल। टाइप्स ऑफ गैमेट्स 1, नंबर ऑफ गैमेट्स मिलियन, तादाद में हजारों लाखों होंगे। टाइप्स ऑफ गैमेट्स 1 टाइप, यानी टाइप उनकी 1 होगी और तादाद उनकी, ये नंबर जो होंगे वो मिलियन में होंगे, वो अनकाउंटेबल होंगे। These are produced by meiosis. Similar, these are the P1. Their combination result F1. That is a dihybrid. अब ये डाइहाइब्रिड बन गया। इसी को आप इस फॉर्मूले के तहत दोबारा देखें, यहां n से मुराद होगा 2। There are 2 heterozygous, n⁻2⁻n, 2 into 2 is equal to 4. There are the 4 types of gametes: self cross, F1 with F1. There are the 4 types of gametes: R capital, Y capital, R capital, Y small, R small, Y capital, R small, Y small. Once again this one. There are the 4 types of gametes: R capital, Y capital, R capital, Y small, R small, Y small, R small, Y capital, R small, Y small. 4 types of gametes. अगर हम जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे लें कि ये एक इंडिविजुअल है, इसके कितनी किस्म के गैमेट्स बनेंगे? 1 2 3 4, 2⁻4। 16 टाइप्स ऑफ गैमेट्स इससे बनेंगे। तो ये फार्मूला टाइप्स ऑफ गैमेट्स है, नंबर ऑफ गैमेट्स के बारे में नहीं होता है। अब इसी को अगर हम एक चेकर बोर्ड के जरिए, उधर से मुझे जरा नेक्स्ट इसका पेज देना। ये रिजल्ट है F2 का, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। ये F2 का रिजल्ट है। इसको जरा फोकस कर लें। अब इस चेकर बोर्ड में कुछ हमने ऑब्जेक्टिव, ये स्केयर बोर्ड,
ये स्केयर बोर्ड, चेकर बोर्ड, इसमें जितने गैमीट्स हों, अब इसका फार्मूला भी याद कर लें। पन्नेट स्केयर, चेकर बोर्ड, F2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। इसका फार्मूला मेल गैमीट्स मल्टीप्लाई फीमेल गैमीट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। अब यहां देखिए हमारे पास गैमीट्स 4 थे, तो यहां 16 का रिजल्ट हमारे पास हासिल होगा। R capital Y capital, these are the male gametes represented on X axis. R capital Y small, R small Y capital, R small Y small. These are the female gametes represented on the Y axis. R capital Y capital, R capital Y small, R small Y capital. Homozygous is only one. इस F2 में जो होमोजाइगस हमें डोमिनेट हासिल हुआ है वो एक ही है। The homozygous recessive is also one. अभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि होमोजाइगस, तो टोटल होमोजाइगस 2, टोटल होमोजाइगस 2। Homozygous is equal to 2. Homozygous dominant 1. Homozygous recessive pair 1. अब इन दोनों को कंबाइन करें, R कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल, और अगर आप इसको भी ले लें R कैपिटल Y कैपिटल और Y स्मॉल, ये दोनों एक जैसे हैं। इसका देखें R कैपिटल R स्मॉल Y कैपिटल Y कैपिटल, इसके सामने इसको भी देखें R कैपिटल R स्मॉल Y कैपिटल, ये दोनों एक जैसे हैं। हमने इनको एक कलर से जाहिर किया है, ये दोनों एक जैसे हैं। अगर आप देखेंगे R कैपिटल R स्मॉल Y कैपिटल Y, ये चारों एक जैसे हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें राउंड और येलो कितने हैं। टोटल 9/16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें से एक ऐसा है, दो ऐसे हैं, दो ऐसे हैं और चार ऐसे हैं। तो ये इसकी बनेगी जीनोटाइपिक रेशियो, ये फिनोटाइपिक रेशियो 1 2 to 4 राउंड और येलो। और साथ ही कहें ये इसका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंट्स ऐसे थे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन की रेशियो 9:16, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2। और अगर हम इसको भी देख लें जो एंड पे था, ब्रिंकल और ग्रीन इज इक्वल टू 1, इसकी जीनोटाइपिक रेशियो भी ये है और फिनोटाइपिक रेशियो भी है और ये भी पेरेंटल है। अब इन दोनों पेरेंटल की रेशियो बनेगी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, टोटल पेरेंटल कॉम्बिनेशन 9 + 1 इज इक्वल टू 10/16। पेरेंटल कॉम्बिनेशन 9 + 1, the genotypic ratio 1 2 to 4 1, that is the parental combination genotypic ratio। अब जरा सेपरेट करके लिखेंगे नॉन पेरेंटल, जो बाद में हम देखते हैं। यहां देखें इसको, ये कॉम्बिनेशन R कैपिटल Y स्मॉल, ये राउंड भी है और ग्रीन भी है, ये नॉन पेरेंटल, ये कॉम्बिनेशन। अब इसके साथ ये देखें R कैपिटल R स्मॉल और Y स्मॉल, ये भी राउंड और ग्रीन है। अगर आप इसके साथ देखें तो R कैपिटल R स्मॉल Y स्मॉल, ये भी राउंड और ग्रीन है।
आप देख सकते हैं ये नॉन पेरेंटल है, एक, ये दो और ये तीन, दीज आर द नॉन पेरेंटल। ये इसका नॉन पेरेंटल है, पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, राउंड और ग्रीन, 3/16, द जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2। एक ऐसा है, दो ऐसे हैं, एक ऐसा है और इसके साथ साथ देख ले ये दो ऐसे हैं। नेक्स्ट नॉन पेरेंटल देखें, इसको कॉम्बिनेशन को R स्मॉल Y कैपिटल, ये रिंकल येलो, इसके साथ ये देखें R स्मॉल Y कैपिटल Y, ये भी रिंकल और येलो, R स्मॉल Y कैपिटल Y स्मॉल, ये भी रिंकल और येलो, ये भी नॉन पेरेंटल है। इस हिसाब से इनकी तादाद भी देखी, रिंकल येलो 1 2 3/16 and genotypic ratio is equal to 2. The total non-parental is equal to 6/16 and the genotypic ratio 1:2:1:2, that is a non-parental ratio. Overall genotypic ratio 1:2:4:1:1:2:1, that is the genotypic ratio, and the phenotypic ratio 9:3:3:1. ये थी डोमिनेंस। इस कंडीशन को अब हम सिंपल एक लफ्ज में सम ऑफ करेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा है ये मेंडेलियन कैरेक्टर है। इसको अब हम सम ऑफ कर लें। मेंडेलियन कैरेक्टर फर्स्ट लॉ में ये हमने पढ़ा था, इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कह सकते हैं, और यही डोमिनेंस की रेशियो फर्स्ट लॉ में बनी थी, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 and the genotypic ratio 1:2:1, और सेकेंड लॉ का सम फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 and the genotypic ratio 1:2:4:1:2:1:2:1। अब हमें इस सारे की अब जरूरत नहीं है। तो जिस पे ये दोनों एप्लीकेशन अप्लाई होगी वो मेंडेलियन कैरेक्टर में आएगा। तो जितने भी हमने आगे चल के ये पीछे क्रॉस ये पड़े हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इसमें एक को कैपिटल दूसरे को स्मॉल लिखा जाता है, कोई भी ऐसा लिखा होगा तो ये इसकी निशानी होगी। इसमें ये होगा कि लेट सपोज एक कैरेक्टर अपने आप को 100% जाहिर करता है और दूसरा अपने आप को 0% जाहिर करता है F1 में, जबकि आगे चल के F2 में ये रिजल्ट चेंज हो जाता है कि ये 3% जाहिर करते हैं, 3/4, और ये अपने आप को जाहिर करता है 1/4, यानी ये 75% और ये 25%। ये रिजल्ट होता है F2 में। ये कहलाती है डोमिनेंस। इसका जब हम अपोजिट कर देंगे तो वो कहलाएगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हम कहेंगे पार्शियल डोमिनेंस। इसमें रेड फ्लैग
Davids F1 self cross R1 R2 R1 R2 R1 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 R2 R1 R2 R2 R2। ये पिंक था नॉन पेरेंटल। इसमें F1 हमेशा पेरेंटल होते हैं। डोमिनेंस तो इसको कंपेयर करें, F1 इज ऑलवेज पेरेंटल, बल्कि F2 भी पेरेंटल है। यहां कुछ नॉन पेरेंटल थे, ये नॉन पेरेंटल थे। लेकिन इसकी भी F1 पेरेंटल थी। यहां F1 ही नॉन पेरेंटल है, पहली निशानी। इनकम्प्लीट में F1 नॉन पेरेंटल, इसमें F1 पेरेंटल। इसमें F2 के अंदर जो रिजल्ट आएगा 1:2:1, ये फिनोटिपिक रिजल्ट भी है और जीनोटिपिक रिजल्ट भी है। दोनों कंडीशन में वंस अगेन डिफरेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 नॉन पेरेंटल, जिसमें दोनों अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। इसमें देखिए एक अपने आप को 100% जाहिर कर रहा है F1 में, दूसरा अपने आप को 0% जाहिर कर रहा है। इसमें देखें एक जो है वो भी तकरीबन 50% जाहिर कर रहे हैं और दूसरा भी अपने आप को 50% जाहिर कर रहा है, तभी तो वो नॉन पेरेंटल बन रहे हैं। यहां देखें पेरेंटल, ये पिंक होंगे दोनों नॉन पेरेंटल, तो F2 में यहां सारे के सारे पेरेंटल हासिल हुए। सेकेंड लॉ में पेरेंटल भी हासिल हुए थे, नॉन पेरेंटल। यहां फर्स्ट सेकेंड लॉ की ऑप्शन है नहीं, है ही नॉन मेंडेलियन, इसमें मेंडल लॉ अप्लाई होता ही नहीं है, तो ये नॉन मेंडल कैरेक्टर, नॉन मेंडल ट्रेट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में ये है कि दोनों इक्वली अपने आप को जाहिर करेंगे। फर्ज किया हम इस पे ब्लड ग्रुप ए बी की बात कर लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। अब इसकी कॉम्बिनेशन से जो ए बी बनेगा, इसमें दोनों एंटीजन होंगे, एंटीजन ए, एंटीजन बी। इसमें ए भी अपने आप को 100% जाहिर कर रहे हैं और बी भी अपने आप को 100% जाहिर कर रहे हैं। एक अपने आप को 100%, दूसरा 0%, इसमें दोनों 50%, इसमें दोनों इक्वली 100% जाहिर करेंगे। सेम लाइक टू दिस वन M1 ब्लड ग्रुप, दोनों में इक्वली जब कंट्रीब्यूशन होती है तो फिर हम उसको कोडोमिनेंस कहेंगे। तो तीनों को अब एक ही सीक्वेंस में देख लें, ये भी नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बाद जितने भी कैरेक्टर ज्यादातर हैं वो नॉन मेंडेलियन है, जिसपे ये रेशियो अप्लाई नहीं होगी। अब इसको कंपेयर करें जरा ओवर डोमिनेंस के साथ। कोडोमिनेंस को सुपर डोमिनेंस भी कह सकते हैं। सुपर ओवर डोमिनेंस को सुपर डोमिनेंस, like this one, that is a red eye female Drosophila. It is a dose dependent, that is also red eye Drosophila.
लेकिन इसकी आई जो है लेस रेड है, इसकी आई मोर रेड है, लेकिन इसमें चमक ज्यादा होगी। और ये जो होगी लेस रोज। ओवर डोमिनेंस में बाद दफा ये भी करेक्टर होते हैं कि पेरेंट्स से ज्यादा P1 से मोर करेक्टर जाहिर होते हैं F1 में और F2 में। इसको हम कह सकते हैं heterosis। Sometime heterozygous character is more superior than parents, यानी पेरेंट्स से F1 के करेक्टर ज्यादा सुपीरियर हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोसिस। सुपर डोमिनेंस बाद दफा कम भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये कैटल्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर सुपर डोमिनेंट्स को रखा जाता है ताकि पेरेंट्स की निस्बत उसके करेक्टर ज्यादा होते हैं। तो डोमिनेंट्स करेक्टर जो होते हैं तीन ये हो गए, और चौथा एक सिंपल डोमिनेंस था, टोटल डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, और इसी को हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट को पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, और ओवर डोमिनेंस को सुपर डोमिनेंस भी कहते हैं। अब इसको अब आपने कंपेयर करना है एपिस्टेसिस के साथ। कंपेयर विद डोमिनेंस। डोमिनेंस के साथ एक शर्त थी कि दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हो। एक जीन जब दूसरे पे असरअंदाज होगा तो वो होमोलोगस होगा, एक क्रोमोसोम एक ही पेयर होगा। लेकिन अगर कोई एक पेयर दूसरे पेयर की वजह से इफेक्ट होता है, देन इट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। इसका सेम लोकस होता है, सेम पोजीशन ऑफ जीन होती है, सेम पेयर होता है, जिसी को हम कह सकते हैं होमोलोगस। The genes are the same homologous, same locus, affect each other, then it is called dominance. अगर एक ही पेयर के दो जीन एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं, then it is called dominance. लेकिन अगर एक क्रोमोसोम दूसरे पे इफेक्ट करता है, then it is called epistasis. अगर एक जीन एक पेयर, लेट मी सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 9, ये क्रोमोसोम नंबर 19, इसके ऊपर है ABO जीन, इसके ऊपर है अगर H जीन, अगर H जीन इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। डिफरेंट लोकस, डिफरेंट लोकस, नॉन होमोलोगस, नॉट अलील। इसके लिए ये होगा कि आपस में अलील होंगे, वो अलीलिक डोमिनेंस होगी, ये नॉन अलीलिक डोमिनेंस है। तो इसको हम कह सकते हैं एपिस्टेसिस। जब मुख्तलिफ जीन एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होंगे तो इसको हम एपिस्टेसिस कहेंगे। तो डोमिनेंस, हाँ ये जरूर इसको कहा जा सकता है कि एपिस्टेसिस इज ए नॉन होमोलोगस डोमिनेंस। बाद में लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है कि नॉन होमोलोगस नॉन अलीलिक डोमिनेंस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। अब इसी को हमने कंपेयर करना है प्लियोट्रॉपी के साथ। इनको अभी हम कंपेयर करके लेके जा रहे हैं। एक जीन जब मुख्तलिफ कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, दैट इज ट्रेट 1, दैट इज ट्रेट 2, देन इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, the one gene control different traits. For example, कैट के अंदर व्हाइट फर है और साथ ही वो डेफ भी है। अब ये दो मुख्तलिफ कैरेक्टर एक जीन की वजह से होंगे। इसको कंपेयर करें पॉलीजेनी के साथ। पॉलीजेनिक ट्रेट्स, पॉलीजेनिक कैरेक्टर,
जब मुख्तलिफ जीन मिल के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पॉलीजीन। फॉर एग्जांपल व्हीट कलर। अब इन सबको एक लम्हे के लिए इकट्ठा देखें। यहां से शुरू करेंगे डोमिनेंस से। इसका पहला पॉइंट कंसीडर करें कि जीन आपस में सेम लोकस हो, सेम पेयर होमोलोगस हो, सेम अलील हो, एक दूसरे के ऊपर असर अंदाज करें तो वो कहलाएगा डोमिनेंस। डोमिनेंस के ऊपर मेंडा लॉ एप्लीकेबल होते हैं। इसकी रेशियो वही बनेगी 3:1, 9, 3, 3:1। एपिस्टेसिस के ऊपर मेंडा लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। जब दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम, दो मुख्तलिफ लोकस और एक दूसरे के ऊपर असर अंदाज होंगे, देन इट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। और द प्लियोट्रॉपी, व्हेन द वन जीन कंट्रोल डिफरेंट ट्रेट, देन इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। और पॉलीजेनिक ट्रेट्स या कंटिन्यूअसली वेरिएंट ट्रेट, व्हेन डिफरेंट जीन, डिफरेंट क्रोमोसोम, एक पेयर ये क्रोमोसोम है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, कि ये मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें ट्रेट सेम है, इसमें ट्रेट सिंगल ट्रेट है, इसमें टू डिफरेंट कैरेक्टर्स है। एक जीन मुख्तलिफ कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। और ये होगा पॉलीजेनी में कि तीन मुख्तलिफ हैं, इसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इसलिए पॉलीजेनी का इस्तेमाल होता है। व्हेन डिफरेंट जीन कंट्रोल ए सिंगल ट्रेट, देन इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। तो कंटिन्यूअसली वेरिएंट ट्रेट्स इसी के मेरे बारे में आएंगे। कंटिन्यूअसली वेरिएंट ट्रेट्स, फॉर एग्जांपल स्किन कलर, आई कलर, ये इसमें आते हैं। व्हीट कर्नल कलर, ग्रीन कलर, ये कंटिन्यूअसली वेरिएंट ट्रेट्स होते हैं। तो इससे ज्यादातर रिलेटेड है पॉलीजेनी। तो पहले हम इसको डिस्कस करके फिर हम मल्टीपल एलील की तरफ आते हैं। पॉलीजेनिक ट्रेट जब काम हो रहा था गंदम पे, तो डार्क रेड को क्रॉस करवाया जा रहा था व्हाइट के साथ। ए कैपिटल, बी कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, ए स्मॉल, बी सी स्मॉल। तो इसके जब जीन देखे गए, इसके गैमेट्स ए कैपिटल, बी कैपिटल्स, F1 के अंदर पिंक कलर जाहिर हुआ। तो बज़ाहिर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस लग रही थी, बज़ाहिर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस लग, उनके ज़हन में यही आया कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है F1 के अंदर, आगे चल के F2 में शायद ये रिजल्ट होगा, जो बाद में गलत साबित हुआ। अब यहां देखिए फार्मूला लगाएं, 2 रेज़ की पावर n, 2 रेज़ की पावर 3, यहां 8 किस्म के गैमेट्स बनेंगे। F1 with F1 is equal to इसको क्रॉस करें, पहले इसकी गैमेट्स बनाएं। कैपिटल P, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, अब इसमें देखें कैपिटल C, स्मॉल c, यहां स्मॉल b है, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल C, स्मॉल c। तो ये 8 टाइप के गैमेट्स इससे बनेंगे और इसी तरह इससे बनेंगे। तो इसी को जब हम दूसरे चेकर बोर्ड की सूरत में देखते हैं, एक और ABC वाला होगा, इसका जो रिजल्ट है, इसमें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो इसको आप फोकस कर लें जरा, बजाय इसके कि हम टाइम इस पे वेस्ट करेंगे। इसका चेकर बोर्ड ये F2 का है, ये F2 का रिजल्ट हासिल होगा।
इसको गौर से देखें, टोटल इसमें 64 है बॉक्स। इसको फिल करने में चूंकि काफ़ी देर लगती है, ये पोर्शन आपने आमतौर पे पेपर में बना सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको समझ लें। 64 रिजल्ट हासिल हो गए। इसमें से अगर हम जस्ट एक हिस्सा पिक कर लें ताकि ऑब्जेक्टिव में किसी भी जगह आए तो प्रॉब्लम ना हो, यहां हम लिख सकते हैं इसकी डोज। डोज से मुराद है जीरो डोज। जीरो डोज से मुराद इसकी जीनोटाइपिक जब हम रेशो लिखेंगे तो उसमें कोई भी कैपिटल नहीं होगा। इसकी यकीनन फिनोटाइप वाइट होगी और इसकी रेशो 1 हो। सिंगल डोज, अब सिंगल डोज में कोई भी आप ए कैपिटल लिख सकते हैं, कोई भी ए कैपिटल लिखा जा सकता है, ये सिंगल डोज। इसी तरह ट्रिपल डोज, 4 डोज, और एंड पे इसका जो रिजल्ट हमारे पास हासिल हुआ है 1 6 15 20 once again 50 6 और 1, ये इसकी फिनोटाइपिक रेशो है। फिनोटाइपिक रेशो, ये हिस्सा जो है ये पेरेंटल है। अब यहां देखिए पेरेंटल बहुत कम है, ये डार्क रेड, ये वाइट, दीज आर पेरेंटल, ये पेरेंटल। इसका मतलब बाकी सारे नॉन पेरेंटल हैं। अब इनकी आप तादाद नोट कर सकते हैं, ये सारे के सारे नॉन पेरेंटल है। तो टोटल 64 है, 64 में से 2 माइनस कर दें तो 62 जो हैं ये नॉन पेरेंटल है। ये बाद ऑफ ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और नॉन पेरेंटल में जो सबसे ज्यादा हैं वो 20 हैं और 23 डोज में आते हैं, यानी इसके बाद 2 डोज है, इसके बाद 3, जिसके कोई से 3 कैपिटल होंगे उनकी तादाद सबसे ज्यादा है, यानी जिनकी तादाद 20 है। तो एक और फार्मूला यहां से हमने डिराइव करना है कि जितने नॉन पेरेंटल ज्यादा होंगे उतनी रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी, जितनी रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी उतनी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी। तो नॉन पेरेंटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। जितनी रिकॉम्बिनेशन होगी इतना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, जितना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी इतना जेनेटिक मैप ज्यादा होगा, जितना जेनेटिक मैप ज्यादा होगा उतना जीन के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा। और इसका इन्वर्स कर लें तो जितने पेरेंटल ज्यादा उतनी रिकॉम्बिनेशन कम, उतनी क्रॉसिंग ओवर कम, उतने जीन एक दूसरे के करीब होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जीन थे ये काफी एक दूसरे के फासले पे थे और इसमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है। हालांकि ये क्रोमोसोम डिफरेंट पे हैं लेकिन इसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। तो अब हम इसलिए डिस्कस करते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये पूरी जाएगी, ये एक इंडिविजुअल है, ए जीन है, ये उसका बी जीन है, ये रिसेसिव फॉर्म। ये हमने शुरू में पहले लेक्चर में कहा था कि जब ये रेप्लिकेट होंगे, ये इसकी रेप्लिकेटेड फॉर्म है, ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल, ये दूसरा रेप्लिका है, दोनों आपस में होमोलोगस हैं। जब मियोसिस होती है उस सूरत में ये होमोलोगस पेयर बनता है, इनका साइनेप्सिस बनता है। अब ये लफ्ज मिक्स नहीं कर देना, एक न्यूरॉन में लफ्ज इस्तेमाल होता है सिनैप्स, इसका लफ्जी मानी है गैप, इसका लफ्जी मानी है पेयरिंग। अब ये क्रोमोसोम ये प्रोफेज के दौरान, प्रोफेज 1
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब इसकी क्रॉसिंग ओवर होगी, ये आपस में क्रोमोसोम की क्रॉस, दैट स्टेज इज कॉल्ड पैकिटी, इट इज कॉल्ड क्याज़्मा, क्याज़्मेटा। एक जीन दूसरे की तरफ क्रॉस, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्रॉसिंग ओवर के बाद कुछ ये कंडीशन बन जाएगी, ए स्मॉल, ए कैपिटल, बी कैपिटल, बी कैपिटल, इट इज कॉल्ड सिंगल क्रॉसिंग ओवर। दैट इज डिप्लोटीन। और अगर दूसरी साइड पे देखें, ए कैपिटल, ए स्मॉल, बी स्मॉल, बी स्मॉल, डायकिनेसिस। अब ये सेपरेट हो जाएंगे, और ये लास्ट स्टेज तक मियोसिस 1, मियोसिस 2, और ये उसके बनेंगे गैमेट्स। ए कैपिटल, बी कैपिटल, ए स्मॉल, बी कैपिटल, ए कैपिटल, बी स्मॉल, ए स्मॉल, बी स्मॉल। इसी का जो दूसरा पेयर होगा वो है ए स्मॉल, बी स्मॉल, ए स्मॉल, बी स्मॉल। तो आप कह सकते हैं ये उसका टेस्ट क्रॉस हो सकता है, रिसेसिव को लिया गया है। अब इसके अंदर हम सिंपल एक ही किस्म का गैमीट लिख देते हैं, बेशक एक ही लिखें, दूसरा ना भी लिखें तो इसमें सारे प्रोसेस हुए हैं, लेकिन चूंकि होमोजाइगोसिटी है, एक जैसे हैं, ए स्मॉल क्रॉसिंग ओवर हो तो पता ही नहीं चलेगा। सिंपल। इसमें भी इसी तरह डुप्लीकेशन भी हुई है, ये सारी स्टेजेस हुई हैं। तो अब इसका जो चेकर बोर्ड बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ बॉक्सेस 4 × 1 = 4 होगा। हमने शुरू में कहा था मेल गैमेट्स मल्टीप्लाई फीमेल गैमेट्स। ये देखें 1 2 3 4, यानी एक तरफ आपने वो लिखनी, ए कैपिटल, बी कैपिटल, ए स्मॉल, बी कैपिटल, ए कैपिटल, बी स्मॉल, ए स्मॉल, बी स्मॉल, और इसको क्रॉस कराएं इसके साथ, इस वीडियो के साथ। यहां देखें जस्ट हम ए कैपिटल, बी कैपिटल, ए स्मॉल, बी स्मॉल, हम कह सकते हैं कि दीज आर पेरेंटल लाइक दिस वन। ये पेरेंटल है। और अगर डायरेक्टली मैं इसको लिखूं पहले ए स्मॉल, बी स्मॉल, ए स्मॉल, बी स्मॉल, ये भी पेरेंटल है, दैट इज ए पेरेंटल। और अगर हम इसको लिखें ए स्मॉल, बी कैपिटल, ए स्मॉल, बी स्मॉल, ए कैपिटल, बी स्मॉल, ए स्मॉल, बी स्मॉल, ये दोनों नॉन पेरेंटल। अब जहां पेरेंटल 10 है, पेरेंटल की तादाद कम है, पेरेंटल 40 है और नॉन पेरेंटल 10 है। यहाँ नॉन पेरेंटल की तादाद कम है, जबकि उसमें वीट वाले में पेरेंटल की तादाद कम थी। तो रिकॉम्बिनेंट
इज इक्वल टू सम ऑफ नॉन पेरेंटल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। इन फिगर्स को चेंज भी किया जा सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है। तो रिकॉम्बिनेट 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 20+। तो जितने रिकॉम्बिनेट ज्यादा होंगे इतनी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, इतनी वेरिएशन ज्यादा होगी। रिकॉम्बिनेट ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, वेरिएशन ज्यादा, नॉन पेरेंटल ज्यादा। यहाँ रिकॉम्बिनेशन कम है, क्रॉसिंग ओवर भी कम हुई है, वेरिएशन भी कम है, इसलिए जीन लिंक ज्यादा थे। जीन लिंक था, जीन के दरमियान गैप नहीं था। अब इसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जेनेटिक मैप में। रिकॉम्बिनेट इज इक्वल टू जेनेटिक मैप। फॉर एग्जांपल यहाँ 20 यूनिट होगा जेनेटिक मैप, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जीन में 20 का डिस्टेंस। अगर कभी कोई सी जीन होता, लेट वी सपोज, तो ए और बी अगर होता 50, लेट वी सपोज, इसी तरीके से हम मालूम करते हैं ए और सी, तो हम इससे अननोन का भी मालूम कर सकते हैं, बी और सी का। बी और सी को कितना आएगा, 30 आएगा, 50 प्लस माइनस 20। तो हम किसी अननोन जीन का डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के जरिए। वंस अगेन रिपीट, ए और बी इज इक्वल टू 20, ए सी विल बी 50, तो बी सी 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो किसी अननोन जीन का भी डिस्टेंस मालूम हो सकता है। तो जितना रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होंगे इतनी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, इतनी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, इतने नॉन पेरेंटल ज्यादा होंगे। और इसका इन्वर्स करेंगे तो जितनी रिकॉम्बिनेशन कम उतनी क्रॉसिंग ओवर कम। जितने जीन एक दूसरे से लिंक होंगे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते जाएंगे और वेरिएबिलिटी की भी कम होते जाएंगे चांसेस। तो यहाँ एक थोड़ा सा गैप दे दो। हाँ जी, यहाँ हमने जीन के रेफरेंस से दो लफ्ज इस्तेमाल किए थे। एक लफ्ज अभी हमने इस्तेमाल किया है जीन लिंकेज या लिंकेज ग्रुप। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लिंक्ड जीन। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जीन लिंकेज, लिंकेज ग्रुप, जितने होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं 23 लिंकेज ग्रुप, पी प्लांट हैव 7, फ्रूट फ्लाई 4 लिंकेज ग्रुप। जितने होमोलोगस पेयर होते हैं उतने। लिंक जीन का मतलब होता है जीन रिलेटेड टू विच क्रोमोसोम। There are the 3 possibilities. Autosomal link, sex link, pseudo autosomal. Autosomal gene, the genes which are present on the autosome. Autosome, the total minus 2 in case of simple sex chromosome. These are equally male and female. वो करेक्टर जो मेल फीमेल में इक्वली एग्जिस्ट करते हैं हम उसको ऑटोसोमल जीन कहते हैं। सेक्स जीन्स are 2 types, either X link or Y link. The X link genes are further divided into 2 types. X link recessive, X link dominant. X link recessive
more in male as compared to female. मेल में ज्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉर्डनेस. अभी जो गंजेपन की नेमत है ज्यादातर मर्दों को नसीब होती है. एक्स लिंक डोमिनेंट मोर इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल. जो ज्यादातर जोड़ों में दर्द या हाइपो फास्फाटेमिक रिकेट फीमेल में ज्यादा होता है. वाइल इन जीन ओनली इन मेल. सिर्फ मेल में होता है. लाइक दिस वन SRY जीन of the Y chromosome only exists in the male. Pseudo-autosomal present on both, for example, Bob gene, present on X or Y, act as autosomal. मेल और फीमेल दोनों में होते हैं लेकिन ऑटोसोमल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं. तो अब इसी जिमन में ये जितने पीछे हमने कैरेक्टर पढ़े हैं, लाइक दिस वन, ये ऑटोसोमल जीन थे. लाइक दिस वन टॉल, ये ऑटोसोमल थे. ये ऑटोसोमल, ये वाला वाई नहीं है, येलो वाला, ये ऑटोसोमल जीन थे. अब हम डिस्कस करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स. एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स ड्रोसोफिला में स्टडी किए गए थे. लाइक दिस वन, दैट इज द फीमेल रेड आई, दैट वाज द मेल white eye. Red eye, white eye male, and the red eye female. These are the gametes by means of meiosis. F1, that is the F1, or red eye. 100% F1, that is the P1. Self cross F1 with F1. Heterozygous female, which is also called carrier. Red eye male. These are the gametes. These are the gametes. Red eye homozygous. Red eye male. Red eye female. That is a white eye male. That gene of the white eye from the male grandfather shifted to the daughter. From daughter moved into the maternal grandson, like this one. That is a zigzag. The X-linked traits are always zigzag from maternal grandfather to maternal grandson. That is a carrier. It always shifted from carrier daughter. ये कैरियर है. तो हम कह सकते हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं, इसके अंदर भी रेशो देखें. मेंडेलियन रेशो थी 3 नॉर्मल 1. ये मेंडेलियन रेशो को जाहिर करता है, ये डोमिनेंस लॉ को ओबे करता है.
यहाँ तक विदाउट म्यूटेशन, देखिए ये म्यूटेंट जीन था, जबकि एक्स लिंक डोमिनेट की वजह से और वाई सिर्फ इससे। इसी को हम दूसरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कंडीशन ले लें लाइक दिस वन हीमोफीलियन, आप इसको हीमोफीलियन केस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट इसी को एच कैपिटल नॉर्मल फीमेल इसकी की बना लें, दैट इज ए कैरियर, जाहिर नॉर्मल होगी, दैट इज ए नॉर्मल मेल, दैट इज ए हीमोफीलियन मेल एंड दैट इज ए हीमोफीलियन फीमेल। इसी क्रॉस को आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लफ्ज इस्तेमाल होता है, पहले भी इस्तेमाल हुआ है, टेस्ट क्रॉस। किसी भी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को होमोजाइगस के साथ क्रॉस करना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस F2 with F1, F3 with F2, that is called back cross. And the reciprocal cross, like this one, white eye female, red eye male, reciprocal to parents, phenotypically as well as genotypically. This is a white eye, this is a red eye, that is a reciprocal cross. The reciprocal cross also called confirmatory cross. जो किसी भी रिजल्ट को कंफर्म कर देता है, दैट इज ए कंफर्मेशन। तो एक्स लिंक ट्रेट मूव फ्रॉम zigzag मीन क्रिस क्रॉस maternal grandfather to the daughter is carrier to the maternal grandson, and like this one hemophilia case similar to the part. So most of the X linked recessive trait can be explained by this one. The next is the AB blood group.